तो भैया लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे, बहुत प्यारे क्वेश्चंस थे, ठीक है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन थे, देख ही लिए होंगे आपने, ठीक है। देख लिए, नहीं देखे? नहीं देखे तो कोई बात नहीं, बाद में जाओ, ठीक है। अब देखिए, इसलिए कहता हूँ क्लास में आया करो। रीजन बड़ा सिंपल सा भैया कि क्लास में आओगे तो चीजें साथ के साथ और अच्छे से क्लियर होंगी। घर पे रिकॉर्डिंग के भरोसे बैठोगे तो ना तो चीजें क्लियर होंगी अच्छे से, और साथ के साथ भी नहीं हो पाएगा, सर पे इतना बड़ा बोझ आ जाएगा उल्टा, ठीक है। कुछ नहीं होता रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग, ठीक है। चलो भैया बात करते हैं एमओआई, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया होता है बॉडी की स्टेट में चेंज को अपोज करने वाला। अगर हम बॉडी की स्टेट को चेंज करने का प्रयास करें तो उस स्टेट में चेंज को अपोज करने वाला जो फैक्टर होता है उसको इनर्शिया कहते हैं। ऐसी रोटेशनल मोशन में भी जब चेंज होता है तो उस चेंज को जो अपोज करता है उसे क्या कहते हैं? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या कहते हैं? तो भैया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? अबे ये कहाँ है भाई? अपने आप ही हो गया? अच्छा, मच्छर ने शरारत कर दी। एमओआई रोटेशन मोशन में, ध्यान रखना डेफिनेशन वगैरह तो आती नहीं है। रोटेशन मोशन में जो चेंज को अपोज करता है उसको एमओआई कहते हैं। क्या कहते हैं? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का। जो रोटेशन मोशन में चेंज को अपोज करे उसको एमओआई यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। विच अपोजेस चेंज इन स्टेट ऑफ रोटेशन मोशन। जो रोटेशन मोशन में स्टेट की चेंज को अपोज करे उसी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब देखिए बड़ा सिंपल सा है, ज्यादा मैं गणित नहीं लगाऊंगा, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एक्सिस ऑफ आर, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। इससे आर डिस्टेंस पर एक मास एम था, ठीक है। तो जब ये घूमेगा ऐसा, बॉडी एक्सिस ऑफ रोटेशन के राउंड में घूमती है, तो जो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा यानी इसकी अपोज करने की कैपेसिटी रहेगी वो किस पे डिपेंड करेगी? पहले इसके मास पर, और दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो दूरी है उसके स्क्वायर की। दोनों को इक्वेशन को कंबाइन किया तो क्या हुआ? एम आर स्क्वायर बन गया। आई इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ एम आर स्क्वायर। के की वैल्यू क्या होती है भैया? 1 होती है, तो आई क्या हो गया? एम आर स्क्वायर। ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आ गया, वेयर एम मास ऑफ द बॉडी और आर क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस मास का सेपरेशन, ठीक है। बात करूं भैया इसके बारे में, कुछ बातें बता दीजिए आपको। तो एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? एसआई यूनिट क्या होगी इसकी? तो जो ये साफ साफ दिख रहा है आपको, मास और रेडियस का स्क्वायर, तो मास की क्या होती है? केजी, और रेडियस की क्या होती है? मीटर, तो इसका भी स्क्वायर। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से क्या क्या होता है कि अगर आपको 50 बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आप डायरेक्टली नॉर्मली क्या करो? ऐड कर दो। आपको कोई वहां पर रिजल्टेंट निकालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा इनर्शिया का? चैप्टर नंबर 1 में आपको काम आएगा, एम एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर, ठीक है भैया। चलो, तो बेटा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया समझ गया भैया। तो रोटेशन मोशन में जो चेंज को अपोज करे उसे हम क्या कहते हैं भैया? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मोशन में जो चेंज को अपोज करे उसे इनर्शिया, रोटेशन मोशन में जो चेंज को अपोज करे उसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। आगे बढ़ते भैया, एमओआई ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अगर आपको थोड़ा भी याद होगा, आप बिल्कुल भी जाहिल और सुअर टाइप के बच्चे नहीं होगे, तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि रोटेशन मोशन में एक सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सबका रोटेशनल स्पीड क्या होती है? सेम होती है, ओमेगा सेम होता है। सबका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सेम होता है। सबका एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है? सेम होता है। याद है नहीं याद है? ठीक है। लेकिन उन्हीं पार्टिकल्स का अगर मैं देखूं तो सबकी वेलोसिटी क्या होती है? अलग अलग होती है। सबका एक्सेलरेशन क्या होता है? समझ गया भैया? सबके ऊपर फोर्स भी क्या लगता है? अलग अलग लगता है। समझ गए? याद है? अगर नहीं याद है तो आपको मर जाना चाहिए, आपको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। जाओ चूहे मारने वाली दवा लो और खा के बेहोश हो जाओ। याद है ना आप सबको? याद होगा।
ये भैया एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, ठीक है, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल, इसमें बहुत सारे बस तेरा तो तेरा, हाँ तेरा तेरा चैप्टर आ रहा है। नाइस गाय। m1 मास है, इसकी दूरी क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या है, r1। m2 मास है, इसकी दूरी क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और ये mn मास है, इसकी दूरी क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से r। मतलब सारे पार्टिकल्स को मैंने देख लिया। तो इसका कुल इनर्शिया क्या होगा, कुल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले पार्टिकल का इनर्शिया जो क्या होगा m1 r1 स्क्वायर, दूसरे पार्टिकल इनर्शिया क्या होगा m2 r2 स्क्वायर, डॉट 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 डॉट, एनवे पार्टिकल इनर्शिया क्या होगा mn rn स्क्वायर। यानी अगर आपको इस बॉडी का कुल इनर्शिया निकालना है तो ये क्या होगा, सारे पार्टिकल के इनर्शिया को निकाल करके ऐड कर दीजिए, खत्म हो गया, खत्म। आगे बढ़ते हैं, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, रोटेशन मोशन में एक सिस्टम के हर पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, बट हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होता है, वेलोसिटी अलग अलग होती है, एक्सेलरेशन, समझिए भैया, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिलेशन, डिफरेंट रिलेशन, डिफरेंट रिलेशन। पहला रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच का रिलेशन। काइनेटिक एनर्जी और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मुझे पता हो जो सिस्टम घूम रहा था, ठीक है, उसके हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, अलग अलग होगी। अच्छा, कुछ रिलेशन आपको याद होगा, तो अगर साइड में लिखवा देता हूं, v किसके बराबर होता है, ओमेगा आर का, और x किसके बराबर होता है, थीटा इंटू में आर के, थीटा याद है, पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन, आर क्या होता है, रेडियस इंटू में एंगल होता है ना, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा आर। तीसरा रिलेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन अल्फा, याद है नहीं याद है, याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो ये रिलेशन अगर आपको याद है बेटा, हंसो मत जाता, क्योंकि ये हंसी रोने में कब कन्वर्ट होती है पता नहीं लगता, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच का रिलेशन निकाल लें, ठीक है। तो भैया आपको पता कितने पार्टिकल है, m1 m2, कितने पार्टिकल है, mn तक है, ठीक है, समझ लिया सिफा, सिफा सिफा। टोटल काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की क्या होगी, पहले पार्टिकल काइनेटिक, दूसरे पार्टिकल काइनेटिक, डॉट 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 डॉट, एनवे पार्टिकल काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ पहले पार्टिकल का मास, पहले पार्टिकल का वेलोसिटी अलग अलग होती है, आपको पता है क्यों ना, बताया था रीजन। चलो एक बार आप सुन लीजिए, वरना आप, मुझे पता है कि आप जाहिल बच्चे हो। अगर मैं देखूं तो इस, ये वाला जो मास है m1 मास है, इसका सर्कल इतना बड़ा है, m2 का सर्कल क्या है, इतना बड़ा है, और ये mn का सर्कल क्या है, इतना बड़ा है। सबके सर्कल का साइज क्या है, अलग अलग है, ठीक है, समझ गया। अगर मैं एक रोटेशन की बात करूं तो सब एक सर्कल कंप्लीट कर लेंगे, यानी सब 2 पाई का एंगल बना देंगे, ठीक है। जब एंगल सबका सेम रहेगा उसी टाइम में, तो सबकी एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होगी, सेम रहेगी, सबका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन आप देखो, अगर मैं पाथ की बात करूं, जो वेलोसिटी की बात करता हूं, तो पाथ पे डिपेंड करती है। तो आप देखो सबसे बड़ा पाथ किसका है, पहले सर्कल का। तो इसका मतलब इसको अगर उतने टाइम में कवर किया गया जितने छोटे वाले पाथ को कवर किया, जैसे देखो इसका पाथ छोटा है, लेकिन इसने भी उतने टाइम में रोटेशन कंप्लीट कर ली, इसने भी उतने टाइम में रोटेशन कंप्लीट कंप्लीट कर ली। तो भैया आपको पता है इस वाले पाथ पर वेलोसिटी क्या नहीं चाहिए, जहां वेलोसिटी आता है वहां का एक्सीलरेशन भी, समझ गया। तो इसलिए डिफरेंट होता है एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस है। अब देखिए दूसरे पार्टिकल की काइनेटिक क्या होगी, हाफ m2 v2 स्क्वायर, और एनवे की क्या होगी, हाफ mn vn स्क्वायर, हाफ m1। v1 क्या होगा, ओमेगा r1। ओमेगा 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आपको पता है हर पार्टिकल का ओमेगा क्या होगा, इसलिए 1 2 लगाने की आवश्यकता नहीं हो, सबके साथ क्या लगा दो, ओमेगा स्क्वायर, प्लस हाफ m2, v2 की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा r2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही एनवे की क्या होगी, हाफ mn, और vn की यहां पे क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर।
तो ये क्या हुआ भैया, हाफ m1 ओमेगा स्क्वायर r1 स्क्वायर, हाफ m2 ओमेगा स्क्वायर r2 स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? डॉट 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 डॉट, स्पीड बढ़ाऊं क्या मैं या सही चल रहा हूं? ओमेगा rn स्क्वायर, चलो स्पीड बढ़ा रहा हूं, ठीक है भैया। अब देखिए सब में हाफ क्या है, कॉमन है, ओमेगा स्क्वायर भी क्या है, कॉमन है, बाहर ही काट दो इसको, तो हाफ कॉमन आ गया, ओमेगा स्क्वायर सब में सेम है, कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचा, m1 r1 स्क्वायर, डॉट 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 डॉट, क्या हुआ, mn rn स्क्वायर। ये क्या हुआ, पहले पार्टिकल का इनर्शिया, ये क्या हुआ, nवें पार्टिकल इनर्शिया, सबको जोड़ रखा है तो क्या हुआ, टोटल इनर्शिया क्या आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू में हाफ ओमेगा स्क्वायर, और ये आई क्या है, टोटल इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। तो भैया ध्यान रखना, काइनेटिक को आगे सकते हो, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। एक रोटे देखिए, अगर मोशन की बात करूं तो मोशन में मास m है, इसकी वेलोसिटी भी है, तो काइनेटिक क्या होगी, हाफ mv स्क्वायर। लेकिन अगर कोई बॉडी घूम रही है, कितने से घूम रही है, ओमेगा से, इसका इनर्शिया क्या आई, तो इसकी काइनेटिक क्या होगी, हाफ आई ओमेगा। ये चीज ध्यान में, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं भैया, रिलेशन इन बिटवीन आई एंड टॉर्क, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है भैया, बहुत जगह पे यूज होगा, 12वीं तक आपका पीछे छोड़ेगा रिलेशन। तो भैया टॉर्क का फॉर्मूला, अच्छा हाँ, आपको ये भी बता रखा है, रोटेशन मोशन में एंगल क्या होता है, रेडियस और वेलोसिटी, रेडियस और एक्सीलरेशन के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का। जब कोई बॉडी रोटेट कर रही है सर्कुलर पाथ में, तो जो वेलोसिटी और रेडियस के बीच का एंगल होगा, एक्सीलरेशन या रेडियस के बीच का एंगल होगा, क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए रोटेशन मोशन में जब कोई सर्कुलर पाथ में घूम रही है बॉडी, जिसका पाथ सर्कल है, उस केस में आप साइन नहीं लगाते, साइन के यहाँ पे क्या यूज करते हो आप, 1 यूज करते हो। आप नहीं भी यूज करोगे कोई दिक्कत नहीं, आपको मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, तो एक सिस्टम है, जो पहला सिस्टम मैंने घुमाया था, मैंने, उसके ऊपर कुल टॉर्क किसके लगा होगा, पहले पार्टिकल का टॉर्क, दूसरे पार्टिकल का टॉर्क, डॉट 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 डॉट, एनवें पार्टिकल का टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो क्या होता है, आर एफ साइन थीटा। लेकिन आपको बता दूं, आर और एफ दोनों क्या होंगे, रीजन बड़ा सिंपल है। ये देखिए, आपका ये आर था, अब पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, तो इसका मतलब फोर्स कहां लग रहा होगा, इसके ऊपर ऐसे लग रहा। तो आप देख रहे हो ये पाथ ऐसा है ना सर्कुलर, ठीक है, तो ये आर, ये एफ है, जो आर से क्या है, परपेंडिकुलर है। रोटेशन मोशन में अगर कोई चीज घूम रही है तो उसके ऊपर फोर्स, और यहीं पर क्या होता है, मोमेंटम भी होता है। तो मोमेंटम और आर भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर, और एफ और आर भी क्या होंगे, आर परपेंडिकुलर टू एफ होता है, और आर परपेंडिकुलर टू क्या होता है, पी भी होता है, ठीक है, और एफ पैरेलल टू क्या होता है, पी होता है। ये चीज ध्यान रखना रोटेशन मोशन में घूमते वक्त, ठीक है। तो अब देखिए, टोटल टॉर्क ऑन अ सिस्टम, टाउ वन की वैल्यू क्या होगी, R1 F1, साइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। टाउ टू की वैल्यू क्या होगी, R2 प्लस डॉट 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 RN। बड़े प्यारा चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है, कसम से कह रहा हूं, बहुत प्यारा चैप्टर। अगर आप अभी मैं पढ़ाऊंगा इसको दोबारा से, वहां पर पढ़ाऊंगा, यहाँ पर नहीं पढ़ाऊंगा। वो यहाँ पर पढ़ाऊंगा 30 तारीख से, 1 तारीख से, मंडे कब है, मंडे वार कब है, 1 को, तो 1 से स्टार्ट करूंगा यहाँ पर, लेकिन आपको नहीं आना उसमें, ठीक है। और वहां पर पढ़ाऊंगा स्किल्स यार्ड पे, जो यही वाला बैच होता है, उसमें पढ़ाऊंगा इसको डिटेल में, सारे आउट ऑफ सिलेबस। तब देखो कितना प्यारा टॉपिक है ये, इससे बढ़िया चैप्टर पूरे उसमें नहीं है, और बच्चों को ये हार्ड लगता है। और जबकि कुछ हार्ड है इसमें, कुछ भी नहीं है, सब सीधा सीधा हो रहा है। देखो कैसे होगा बेटा, आपको पता है R1 हो गया, फोर्स क्या होता है, मास इंटू में F1 किसके बराबर होगा, M1 इंटू में A1 के, R2 ये क्या होगा, M2 A2, RN FN क्या होगा, MN। अब फोर्स क्या होता है, मास इंटू में एक्सीलरेशन तो होता है, ठीक है। चलो, आपको पता है, अभी पीछे लिखा था, एक्सीलरेशन जो होता है वो अल्फा आर होता है। अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन हर पार्टिकल का, एक सिस्टम के हर पार्टिकल का एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी सब क्या होती है, सेम होती है। क्या होती है, नहीं पता इसको, देखो साला कितना हरामी आदमी, बराबर नहीं बोला तूने, कहा पता ही नहीं है, रुक जा तेरा भूत बनाता हूं, रुक जा। अल्फा R1 R2 M2 ऐसी रहेगा,
अल्फा R2 RN MN अल्फा R, सब में अल्फा अल्फा लगा रखा है। और अल्फा ही क्या करो, कॉमन ले लो। जब कॉमन आएगा तो अल्फा आएगा, अंदर क्या होगा M1 R1 क्या होगा M1 डॉट 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 MN। इतनी तेज बोल रही है, मेरा कान का पर्दा ढीला हो जाएगा। ये हो गया, ये पहले पार्टिकल की इनर्शिया, दूसरे पार्टिकल का प्लस तीसरे पार्टिकल का प्लस। बेटा उसके मुंह पे लिखा हुआ है कुछ, अगर तेरे मुंह की तरफ देखे थूक दिया उसके मुंह पे अपनी, समझा? नॉनसेंस कहीं का। अल्फा बहुत खास रिलेशन है, बहुत खास। टॉर्क के हमारे दो फॉर्मूले हो गए, एक फॉर्मूला क्या होता है आर एफ साइन थीटा, और दूसरा क्या होता है आई अल्फा। क्या होता है? लेकिन ये फॉर्मूला आपको जब भी यूज करना जब रोटेशन मोशन हो रहा हो, जब फोर्स रेडियस के क्या हो परपेंडिकुलर, जब मोमेंटम रेडियस के क्या हो परपेंडिकुलर। ध्यान रखना। रिलेशन इन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है आर पी साइन थीटा, और आपको पता है आर और पी तो परपेंडिकुलर होते हैं, रोटेशन मोशन की बात कर रहा हूं, तो एल क्या होगा आर पी के बराबर होगा। जो सिस्टम रोटेट कर रहा था उसके ऊपर टोटल मूवमेंट ऑफ एंगुलर, उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है, एल मतलब एंगुलर मोमेंटम, ठीक है? तो किसके बराबर होगा L1 प्लस L2 डॉट 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 LN, ठीक है? टोटल मूवमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू में पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा R1 P1 डॉट 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 RN। अरे पैसे गिरे मेरे, देखो वहां पे। P क्या होता है मास इंटू में वेलोसिटी, क्या होता है? तो ये क्या होगा M1 P1 MN, सॉरी RN तो लिखेंगे ना, RN MN VN, कोई दिक्कत तो नहीं भैया? V क्या होता है सबको पता है, रोटेशन मोशन ओमेगा आर का, सबका ओमेगा सेम रहेगा। चलो भैया, तो L इक्वल्स टू में R1 M1 और V की जगह पे लिखोगे ओमेगा R1 RN MN ओमेगा RN। बोला हाँ, ओमेगा कॉमन ले लो, M1 R1 स्क्वायर MN क्या हुआ टोटल इनर्शिया, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी इक्वल्स टू में ओमेगा आई। एक बॉडी जिसका मास m है वेलोसिटी v है, तो उसका मोमेंटम क्या होगा mv होगा। लेकिन एक बॉडी है जो ओमेगा से रोटेट कर रहा है, इसका इनर्शिया आई है, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा आई ओमेगा होगा। क्या होगा? ठीक है। एक बॉडी है जिसके ऊपर मास, जिसका मास m है और उसका एक्सीलरेशन a है, तो फोर्स कितना होगा ma, कितना होगा? लेकिन एक बॉडी है जिसका इनर्शिया क्या है आई है, रोटेशन मोशन है, इसका एंगुलर एक्सीलरेशन कितना है अल्फा, तो टॉर्क कितना होगा आई अल्फा। समझ गया भैया? ठीक है, ये रिलेशन हो। अब एक रिलेशन बहुत खास हम खास करा रहा हूं, ये पक्का आएगा। रिलेशन इन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम से, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, इसके बीच का रिलेशन है। मैंने पहले भी करा रखा है, दोबारा करा रहा हूं, आखिरी बार करा रहा हूं, ठीक है? इसके बाद नहीं करूंगा दोबारा। आपको पता है भैया वी नो एल क्या होता है आर क्रॉस पी होता है, पी क्रॉस आर कर दोगे तो माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, दोनों साइड में डी से रिस्पेक्ट कर दो, तो इधर क्या आएगा डीएल अपॉन में, इधर क्या आएगा डी आर अपॉन में डी टी, डीएल अपॉन में डी टी। एक बारी पी को बाहर करो, किसको डिफरेंशिएट करो आर को, एक बार आर को बाहर करो, किसको करो पी को,
अगर आपको याद होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होता है? फोर्स। और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन किसके बराबर होती है? वेलोसिटी के। ठीक है, ठीक है। तो डीएल अपॉन में dt क्या होता है? P क्रॉस V प्लस R क्रॉस F। आपको बता दो भैया कि जो मोमेंटम होता है और जो वेलोसिटी होता है वो दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? मोमेंटम हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है, नहीं दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। और सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर का जो क्रॉस होता है, अगर मैं P क्रॉस V कर दूं तो क्या आएगा? जीरो आएगा। दोनों मोमेंटम हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है, यानी मोमेंटम और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी। और सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर का क्रॉस क्या आता है? जीरो आता है। तो ये क्या हो गया? जीरो। और ये क्या हुआ? टॉर्क। तो हम कह सकते हैं भैया टॉर्क इक्वल्स टू में क्या होता है? टॉर्क इक्वल्स टू में क्या आएगा? डीएल अपॉन में क्या आएगा? ठीक है। अब आते हैं भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। शाम वाली क्लास भैया कोई मिस ना करेगा भैया, पहले बता रहा हूं, ग्रेविटेशन करा रहा हूं, पहली बार रिवीजन कराऊंगा, आखिरी बार कराऊंगा। ठीक है, इसके बाद केवल क्वेश्चन होंगे, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत प्यारी रिवीजन क्लास चलेगी। ठीक है, चलो। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम करने आ रहे हैं, ये इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो बेटा देखिए, हम जानते हैं भैया अगर टॉर्क जीरो रहता है, इफ टॉर्क इक्वल्स टू जीरो, तो टॉर्क हमने क्या निकाला अभी? तो डीएल अपॉन में dt भी क्या होगा? जीरो। और डीएल अपॉन में dt जीरो होगा, इसका मतलब क्या हो गया? एल क्या है? किसका डिफरेंशिएशन जीरो आता है? कांस्टेंट। तो एल क्या है भैया? कांस्टेंट है। क्या है ये? एल कांस्टेंट। और अगर आपका एल कांस्टेंट है तो एल अभी पीछे निकाला था मैंने, क्या निकाला था? वैसे हमें पता है पी आर होता है, आर पी होता है, या आई ओमेगा भी होता है। क्या होता है? ठीक है, तो आरपी कांस्टेंट रहेगा, या फिर अभी मैंने क्या कहा था, आई ओमेगा भी एल होता है, वो भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम न्यूमेरिकल के लिख सकते हैं। R1P1 बराबर में R2P2। अगर कोई चीज कांस्टेंट है ना, तो अभी जो R1 है वही क्या होगा? R1P1 है वो R2P2 के बराबर रहेगा। और यहां से भी न्यूमेरिकल के लिए एक फॉर्मूला आता है, I1 ω1 इक्वल्स टू में I2 ω2। न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है, सुन लीजिए। अभी देखिए अभी इसका यूज कहाँ पे होगा, पहले यहाँ पर हम कुछ बातें करने आ रहे हैं। तो हमने देखा ये आई ओमेगा क्या है? कांस्टेंट आ गया। क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया। तो ओमेगा क्या होगा? कांस्टेंट अपॉन में आई। तो ओमेगा क्या होगा? आई के क्या होगा? इनवर्सली होगा। क्या होगा? और आपको पता है जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो किस पे डिपेंड करता है? मास ऑफ बॉडी। मास ऑफ बॉडी। दूसरा साइज ऑफ बॉडी। तीसरा पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन, याद है नहीं याद है? तो भैया अब देखिए इसके ऊपर बहुत सारी एप्लीकेशन आती हैं। मास ऑफ बॉडी, आपने देखा होगा भारी चीजें जो होती हैं उनका इनर्शिया क्या होगा? ज्यादा होगा। मूवमेंट भी ज्यादा होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होगा, और नॉर्मल इनर्शिया भी आपका ज्यादा होगा। जब उनका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो भैया उनकी रोटेशनल स्पीड क्या होगी? कम होगी। ओमेगा क्या होगा? जो भारी चीजें होती है बड़ी स्लो रोटेट करती है ना, क्योंकि उनका इनर्शिया क्या होता है? ज्यादा होता है। जिसका इनर्शिया ज्यादा होता है उसकी रोटेशनल स्पीड क्या होती है? कम होती है। समझ गए? अच्छा, साइज ऑफ बॉडी, आपने देखा बड़े पंखे जो बड़ी बड़ी चीजें होती है बड़ी स्लो रोटेट करती है। आपने विंड मिल देखा है? विंड मिल, विंड मिल जो लगती है उसकी पंखड़ी पता है कितनी बड़ी बड़ी होती है? यहां से लेके जहां पे मैं खड़ा हूं, यहां से लेके 25 फुट रोड तक होती है एक एक पंखड़ी, इतनी साइज की। इतनी बड़ी बड़ी पंखड़ी, दो पंखड़ी देख लो तो कितनी बड़ी होंगी? यहां से लेके मेरे दूसरे घर तक 25 फुट से लेके, मतलब करीबन तो दोनों पंखड़ी के बीच का गैप हो जाता है 150 मीटर के आसपास का गैप होता है। इतनी बड़ी विंड मिल होती है। और वो रोटेट कितनी करती है? साइज इतना बड़ा है तो स्लो रोटेशन होती है काफी। देखा आपने? आप कहते हो कि इतनी स्लो रोटेशन में कैसा? अरे भाई बहुत, वो एक्चुअल में साइज इतना बड़ा है, इनर्शिया इतना बड़ा है, वो अच्छे अच्छे गियर को घुमा देता है। ठीक है। दूसरा, अगर आप
किसी भी चीज के एक्सिस को चेंज करोगे तो उसका इनर्शिया क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और इनर्शिया चेंज होगा तो उसकी रोटेशनल स्पीड, अगर एक्सिस से कम दूरी पर किसी चीज को घुमाते हो तो बड़ी जल्दी से रोटेट करना चालू कर देता है और जल्दी से रुक भी जाता है। यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन घटाओगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन को अगर कम कर दोगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी अगर मास की कम कर दोगे तो उसका इनर्शिया कम हो जाएगा। इनर्शिया कम हो जाएगा तो उसकी रोटेशन स्पीड क्या होगी, मतलब जल्दी से चेंज होगा, बढ़ भी जाएगी और घट भी जाएगी। याद है नहीं याद है? ठीक है, इस चीज पे ध्यान रखना। तो इस पे बहुत सारी एप्लीकेशन आती है कि एक बंदा जो है वो अपने हाथ को ऐसे फैला रहा है कि रेडियस क्या R1 है, ठीक है, और वो घूमने का प्रयास कर रहा है, ऐसे घूम रहा है। इसकी रोटेशन स्पीड क्या है, ω1 क्या है, ω1। इसी बंदे ने क्या किया, अपने हाथों को अब क्या कर दिया, ऐसे कर लिया, अब घूम रहा है ω2 से। अब देखिए यहां पर R1 ज्यादा है और R2 क्या है भैया, कौन ज्यादा है, R1 ज्यादा, यानी साइज इस केस में ज्यादा है। साइज ज्यादा होगा तो भैया इनर्शिया भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इनर्शिया ज्यादा होगा तो रोटेशन स्पीड क्या होगी इसकी, कम होगी। तो इस केस में अगर आप हाथ फैला के घूमोगे तो आपकी रोटेशन स्पीड क्या होगी, कम आएगी। लेकिन जैसे आप हाथ सिकोड़ोगे, साइज कम, साइज कम तो इनर्शिया कम, इनर्शिया कम तो रोटेशन स्पीड क्या होगी, ओमेगा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। एक डाइवर होता है, फट्टे से ऐसे उछलता है, ऐसा फट्टा होता है, उसके ऊपर ऐसा जंप मारेगा और स्विमिंग पूल में उछलेगा, देखा आपने? तो जब तक उसकी बॉडी एकदम स्ट्रेच अमाउंट में होती है ऐसी, तब तक उसकी देखिए साइज काफी ज्यादा है इसका R1, है ना। तो इसकी इस एक्सिस ऑफ रोटेशन में घूमने की स्पीड क्या होगी, ω1 होगी, कम होगी। लेकिन जैसे ही क्या करता है, ये अपनी बॉडी को ऐसा बैंड करता है तो इसका साइज क्या हो जाता है, R2 कम हो गया, साइज कम हो गया तो इसका रोटेशन स्पीड क्या होगी, ω2 भी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो यहां पर क्या है, कौन ज्यादा है, R1 R2 से ज्यादा है, तो I1 भी क्या होगा, I2 से ज्यादा होगा। सो ओमेगा जो जब I ज्यादा होगा तो ओमेगा क्या होगा, I ज्यादा तो ओमेगा क्या होगा, कम होगा। सो ω1 लेस देन ω2। ठीक है, बहुत सारी एप्लीकेशन होती है, न्यूमेरिकल्स भी आता है, न्यूमेरिकल तो अभी कल ही डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, इसको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट सिस्टम, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडी। अलग अलग बॉडी का मूवमेंट पहले ड्राइव करने के लिए आता था, अभी अपने को ड्राइव करने के लिए नहीं आता, अभी अपने को केवल याद करना है, क्वेश्चंस आते हैं। जैसे रिंग है, ठीक है, पहले दो थ्योरम बताए तो सुन लीजिए। एक होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये थ्योरम कहती है भैया मान लीजिए ये एक एक्सिस है, ये कहां से पास कर रहा है, सेंटर मास से। इसके अलोंग इनर्शिया कितना आ गया बॉडी का मास है m, बॉडी का मास कितना है m। इसके अलोंग इनर्शिया कितना आ गया, I1 आ गया। क्या आ गया, आप जा रहे हो दूसरे एक्सिस पे, पहले इसके अलोंग घुमाया तो इनर्शिया क्या आ गया, ये वाला एक्सिस जो पहला एक्सिस था वो सेंटर मास से पास कर रहा है, इसके अलोंग इनर्शिया क्या आ गया, I1 आ गया। फिर आप क्या गए, आप h डिस्टेंस पर दूर चले गए, कहां चले गए, और वहां पर एक दूसरा एक्सिस लिया, ये सेंटर मास से पास नहीं कर रहा। जब आपने इसके अलोंग इसी रिंग को घुमाया या इस बॉडी को घुमाया तो इसके अलोंग इनर्शिया कितना आया, I2 आया। क्या आया, तो कह रहा है भैया जो I2 होगा वो I1 प्लस बॉडी का मास और दोनों के बीच एक्सिस के बीच में दूरी क्या है, h, उसके बराबर होगा। ठीक है, एक होती दूसरी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, क्या थी, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये क्या कहती है, कह रहे भैया एक बॉडी है, पहले उसको एक्स के लॉन्ग घुमाओ, क्या करो, एक्स के लॉन्ग घुमा दिया, इनर्शिया कितना आया, आई एक्स, कितना आया। आपने फिर इसको क्या किया, जेड के लॉन्ग घुमाया तो इनर्शिया कितना आ गया, आई जेड। फिर इसमें आपने वाई एक्सिस के लॉन्ग घुमाया, आप बोलोगे वाई एक्सिस तो ये होता ही है भैया, फिजिक्स में है, हम इसे वाई लेते हैं, ठीक है। इसके लॉन्ग घुमाया तो इनर्शिया कितना आ गया, आई वाई। तो कह रहे हैं भैया जो आई जेड है, यानी इसके लॉन्ग का इनर्शिया जो होगा वो आई एक्स प्लस आई वाई के इनर्शिया के बराबर हो। इनर्शिया का फॉर्मूला आप समझ जानते हो, मास और स्क्वायर ऑफ द मतलब दूरी का स्क्वायर, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ मास की दूरी। ठीक है, अब देखिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट सिस्टम ऑफ मास, डिफरेंट सिस्टम। पहले भैया रिंग, अगर मैं रिंग की बात करूं
तो रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उसके उस वाले एक्सिस से जो कि क्या होता है सेंटर ऑफ मास से पास करता है, उससे जो इनर्शिया आता है वो क्या आता है mr²। क्या आता है? m क्या है मास ऑफ रिंग, r क्या है साइज ऑफ रिंग या रेडियस ऑफ रिंग। दूसरा डिस्क, डिस्क जो होता है ये बता दूं, तो डिस्क अंदर से क्या होती है भरी हुई होती है, ठीक है ऐसा। तो हम इसे ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है, इसका रेडियस क्या है r है, ठीक है, तो इसका इनर्शिया इस एक्सिस से कितना आएगा हाफ mr² आएगा, ठीक है। ये कुछ मेन एक्सिस है जहां से आपको इनर्शिया पता होगा तो आप कैसे भी निकाल लोगे, ठीक है। ये तीसरा है आपका रॉड, ये रॉड है, इसकी लंबाई क्या है l है, इसका मास क्या है m है, यहां से घुमा रहे हो तो इसका इनर्शिया क्या आएगा I = 1/12 ml²। और इधर भी देख लीजिए मैडम चौथा, ठीक है भैया, एक होलो सिलेंडर है, होलो, आप उसको ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है, तो इसका इनर्शिया क्या आएगा वही जो रिंग का आएगा mr, m क्या इस रिंग सिलेंडर का मास, r क्या इसकी रेडियस। एक सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, ये सॉलिड सिलेंडर है, आप अगर इसको ऐसे घुमा रहे हो तो इसका इनर्शिया आएगा वही जो हाफ mr² आएगा, वही जो आपका किसका आया था डिस्क का है। ये छठा, ये स्फीयर है, क्या है स्फीयर है, आप इसको ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है भैया, तो इसका जो इनर्शिया आएगा वो क्या आएगा 2/5 mr²। अगर आपको ये सारे इनर्शिया पता तो आप कहीं से भी निकाल लोगे। चलो निकाल, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, चलो भैया, ये है आपका सॉलिड सिलेंडर, क्या है अपने को पता ऐसा क्यों हो बताओ, क्योंकि यहाँ पे गैप रह गया, ये दूसरा गैप तो सत्यानाश मार के पूरा, ठीक है। ये सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, अभी हमने क्या किया इसको ऐसे घुमाया, हम जानते हैं कि अगर ऐसे घुमाएंगे तो इनर्शिया क्या आएगा 2/5 mr² होगा। क्वेश्चन में बोल रहे हैं इसके एक टेंजेंट से निकालो जो इसकी सरफेस की क्या टच करके आ रही है, इस टच करके आ रही है, यहां से निकालना है आपको। इसके अलावा तो आपको y1 पता है, आपको I2 निकालना है। दोनों के बीच में दूरी कितनी होगी, यही इसकी रेडियस के बराबर होगी। का मास कितना है सिलेंडर का m। I2 कौन सी थ्योरम लगाऊं, पैरेलल या परपेंडिकुलर, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। I2 पैरेलल है I1 के, सो क्या होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ तो I2 किसके बराबर होगा I2 इक्वल्स टू में I1 प्लस mr²। m क्या है मास और r क्या है दोनों एक्सिस के बीच की दूरी जो कि r ही है। I1 क्या है 2/5 mr², और क्या हुआ mr², सॉल्व कर लीजिए, ये क्या हुआ 7 mr² अपॉन में, ठीक है, ये इनर्शिया। ऐसे ही कई बार बोलते हैं भैया डिस्क आपको देखिए डिस्क का, ये डिस्क का, ठीक है, अपने को इसके सेंटर से घुमाया था, इनर्शिया कितना आया था हाफ, यहां से निकालो मूवमेंट इनर्शिया इस वाले टेंजेंट से जो कि इसके प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर। ये टेंजेंट कौन सी है जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, दूरी कितनी होगी वही रेडियस होगी, इसका मास क्या है तो I2 किसके बराबर होगा I1 प्लस mr², तो I1 क्या है भैया हाफ mr², और प्लस क्या हुआ mr², तो क्या हुआ 3 mr² अपॉन में 2, ये इनर्शिया आ गया इसके अलावा, ठीक है भैया। अच्छा कई बार बोलते हैं भैया कि अपने को ये डिस्क दे रखी है, इसके डायमीटर के अलाउंग निकालो इनर्शिया, किसके अलाउंग निकालना है, तो ये भी डायमीटर है लेकिन ये किसके अलाउंग है एक्स के अलाउंग, ये भी डायमीटर है लेकिन ये किसके अलाउंग है वाई के अलाउंग, ये भी ये डायमीटर तो नहीं है, ये जेड एक्सिस अच्छी चीज चलिए भैंस की पूछ सेंटर से आ रही है इसकी, इसके अलाउंग इनर्शिया, ठीक है, निकालना है आपको आई जेड। कौन सी थ्योरम लगाऊं परपेंडिकुलर एक्स, तो आई जेड किसके बराबर होगा आई एक्स प्लस, आपको पता जो भी इनर्शिया होगा इस वाले डायमीटर से या इस वाले डायमीटर से सेम ही होगा क्योंकि दोनों ही डायमीटर है, तो ये क्या हुआ आई और ये क्या हुआ आई, डायमीटर के अलावा इनर्शिया दोनों का सेम ले लिया, मुझे नहीं पता
लेकिन हम जानते हैं आई जेड से क्या होता है, हाफ, रिंग है ना, तो एम आर स्क्वायर कर दो। डिस्क होती तो क्या होता, हाफ एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर आ गया। तो क्या हुआ, 2i इक्वल्स क्या हुआ, एम आर स्क्वायर। तो भैया डायमीटर का लॉन्ग क्या होगा, एम आर स्क्वायर अपॉन में 2। याद है भैया, डायमीटर से ये होगा। अच्छा, ये एक टॉपिक आता है रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। रेडियस ऑफ गायरेशन कुछ भी नहीं है, बॉडी का आपको पता है भैया, इसका इनर्शिया मैं कैसे निकाल सकता हूं, इस बॉडी का इनर्शिया, अगर मुझे इसका मास पता है और इसकी रेडियस पता है, तो इसका इनर्शिया कैसे निकल सकता है, आई इक्वल्स टू में एम आर स्क्वायर, है ना, ऐसे निकल सकता है। टॉपिक का नाम है रेडियस ऑफ गायरेशन, गायरेशन, है ना। लेकिन इसकी इनर्शिया निकालने का एक और तरीका है, कैसे भैया, ऊपर खबर कर दिया, ये बॉडी है जिसका मास m है, कुल मास m है, ठीक है, और इसका जो इनर्शिया मैंने निकाला वो हर पार्टिकल का जोड़ जोड़ के निकाला, ऐसे करके। इसके अंदर अलग अलग मास है ना, तो इसका कुल इनर्शिया क्या होगा, I1 सारे पार्टिकल के इनर्शिया को क्या करो, निकाल करके ऐड कर दो। लेकिन अपने को पता है भैया, इस बॉडी के अंदर एक पॉइंट होता है जहां पर सारा मास लाई करता है, कुल मास क्या होगा, कैपिटल M, और एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या आपका ये है, उससे दूरी क्या है, यहां पर k से लिख रहा हूं। तो इस पूरी बॉडी का इनर्शिया जो इस तरीके से आ रखा है, इस पूरी बॉडी का इनर्शिया ऐसे भी आएगा, मास क्या है, कैपिटल M, और दूरी कितनी है, k, इस तरीके से आ सकता है। तो ये जो k है ना, इसी को हम कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या कहते हैं इसे, गायरेशन। अगर किसी भी सिस्टम का रेडियस, देखिए रेडियस ऑफ गायरेशन वेरिएबल होता है, डिपेंड करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है। अगर मान लीजिए आप किसी भी चीज का रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना चाहते हो, मान लीजिए आपका रिंग है, आप चाहते हो इसके लॉन्ग घुमाओगे तो इनर्शिया क्या आएगा, एम आर स्क्वायर। तो आपको पता है इसका इनर्शिया रेडियस ऑफ गायरेशन से भी निकल सकता है, वो कैसे निकलेगा, एम के स्क्वायर, सीधा कर दो एम के स्क्वायर, तो एम से एम क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू क्या होगी, आर आ गई।